तो बच्चों आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस वैज्ञानिक ने उसमें संशोधन किया और इसको आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दे दिया। रेडियो एक्टिविटी, आप जानते हैं रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं? प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे अपने आप यानी स्वतः अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। तो उन पदार्थों के उन यौगिकों के इस गुण को रेडियो एक्टिविता कहा जाता है। समस्थानिक संभारिक की बात मैं बता चुका हूं। तो रेडियो एक्टिविता समस्थानिक एवं संभारिकों की खोज के बाद मोजले नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि परमाणु क्रमांक तत्वों का मौलिक गुण है, न कि परमाणु द्रव्यमान। और यही बात मेंडलीफ ने कह दिया था कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन मोजले ने सिद्ध किया कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक होता है। तो मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसे मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना गया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीफ ने बताया था कि परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी तत्वों को यदि उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसी को आवर्ती गुण कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्तियों, क्षैतिज पंक्ति मतलब इस तरीके की, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में, क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा गया। उन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा गया, यानी ग्रुप कहा गया। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं आवर्त और वर्ग की चर्चा करते हैं, यानी क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। तो आवर्त क्या है, किस तरह के एलिमेंट इसमें रखे गए, वर्ग का क्या किस तरह का स्ट्रक्चर था, किस तरीके से मेंडलीफ ने वर्ग में एलिमेंट्स को रखा गया, अर्थात पूरी आवर्त सारणी को वर्ग और आवर्त में किस प्रकार बांटा गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं हम लोग, और उसमें क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा गया? आवर्त कहा गया। तो आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, जिन्हें सीरीज भी कहते हैं, श्रेणियां भी कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें आवर्त में एक एक क्षैतिज पंक्तियां हैं, और चौथे, 5वें और 6ठे आवर्त में 2-2 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और हीलियम। यही 2 तत्व पहले आवर्त में आते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 एलिमेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। चौथे और 5वें आवर्त में प्रत्येक में 18 तत्व हैं, जिन्हें हम लोग दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। और छठे आवर्त की बात करेंगे तो इसको अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 32 तत्व इसमें उपस्थित हैं, परंतु 32 में से 14 तत्व यानी 58 से लेके परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक को सारणी के बाहर नीचे की ओर अलग रखा गया है, जिसे लेंथेनाइड भी कहते हैं या लेंथेनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। दुर्लभ क्यों इनको कहा गया दुर्लभ मृदा तत्व? क्योंकि ये प्रकृति में इनकी मात्रा बहुत कम उपस्थित थी, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व की संज्ञा दी गई। लेकिन अब इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्लभ मृदा तत्व कौन है, तो इन्हीं के बारे में बताना होगा कि जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन्हीं को दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। ठीक है, नोट करेंगे बच्चों इसको।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। 7वें आवर्त को भी दीर्घ आवर्त कहा जाता है और यह आवर्त जो है इनकम्प्लीट है यानी अपूर्ण है और इसमें भी 32 तत्व हैं, लेकिन इसके भी जो 14 एलिमेंट हैं परमाणु क्रमांक 90 से लेके 103 तक को आवर्त सारणी के बाहर नीचे की ओर स्थान दिया गया है, जिसे एक्टिनाइड कहते हैं। जैसे छठे आवर्त में भी कुल 14 तत्व 58 से लेकर के 103 को आवर्त सारणी के बाहर नीचे की ओर रखा गया, जिसे लेंथेनाइड कहते हैं, लेकिन इनको कहते हैं एक्टिनाइड। 7वें आवर्त में यूरेनियम के बाद के सभी तत्व जो हैं कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं तथा इन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या है, तो इसके बाद यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं उसको ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा गया। और पहला ट्रांस यूरेनिक तत्व कौन सा है? नेप्च्यूनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 93 है और उसका संकेत Np है। ठीक है, इस तरीके से आवर्त जो है यानी कुल 7 आवर्त होते हैं और 7 आवर्त का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है। इसी क्रम में आप लोग बच्चों नोट बनाएंगे इसको। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग वर्ग के बारे में। कुल कितने वर्ग हैं और वर्ग में किस तरीके से कैसे एलिमेंट्स को यानी तत्वों को रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अब कुल वर्गों की संख्या 9 है, जिसे 1 से लेके 9 नहीं कहते, वो 1 से लेके रोमन नंबर में 8 तक है। 9वां वर्ग तब कौन सा है? 9वां वर्ग इसके बाद एक शून्य वर्ग है, जीरो ग्रुप, जिसको हम लोग 9वां वर्ग की संज्ञा देते हैं। और हम लोग क्या, मोजले ने इस बात को कहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन करके। शून्य वर्ग सहित आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग हैं और शून्य वर्ग को सबसे दाईं ओर आवर्त सारणी में रखा गया है, जिन्हें उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। शून्य और 8वें वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों को 2 उपवर्ग में, जैसे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, इस प्रकार, उसी प्रकार फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, इस तरीके से, यानी 0 और 8वें वर्ग को छोड़ दिया जाए तो सभी वर्गों को 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। जैसे ए और बी 2 उपवर्ग होते हैं। एक ही वर्ग में पाए जाने वाले तत्वों को फैमिली कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व 5th ग्रुप में, 5th ए ग्रुप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बच्चों मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तथ्यों के बारे में। यानी आधुनिक आवर्त सारणी बन तो गई, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है या उसमें और भी स्पेशल यानी कुछ विशेष ऐसे फैक्ट हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी होता है। तो बात करते हैं पहला, प्रतिरूपी या प्रारूपी भी इसको कहा जाता है। प्रतिरूपी को हम लोग प्रारूपी या निरूपक तत्व भी कहते हैं। इसको टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। अब आप जानते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, निरूपक का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं और उसको सेलेक्ट करके भेज देते हैं, उसको मंत्री बना करके, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हम ही लोग सेलेक्ट करते हैं। यानी जो भारत की जनता है वो सेलेक्ट करके उनको भेजती है, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो वो जो हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जब वो विदेश जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो हम सभी भारतवासियों के गुणों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वो विदेश जा कर के कुछ भी कहते हैं, इसका मतलब वो हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये वो सिर्फ वही नहीं है, वो इस समस्त 130 करोड़ देशवासियों के आवाज हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं। यानी समस्त 130 करोड़ देशवासी कह रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसी प्रकार ये तत्व यानी द्वितीय और तृतीय आवर्त के जो तत्व हैं, सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, उन्हीं को प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहा जाता है। ये तत्व अपने वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी
कौन कौन से ऐसे वर्ग, जैसे वर्ग मैंने ले लिया 1 से लेकर के 7 तक, द्वितीय और तृतीय आवर्त ले लिया। द्वितीय और तृतीय आवर्त के ये एलिमेंट हैं, ये तत्व हैं, और ये सभी तत्व अपने वर्गों के, यानी इसमें और भी तत्व होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी तत्वों के गुणों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन तत्वों को प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों विकर्ण संबंध की। डायगोनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? द्वितीय आवर्त के प्रथम 3 तत्व, जैसे ये सेकंड पीरियड है, इसके प्रथम 3 तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन भी इसमें ले लिया गया है। प्रथम 3 तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख यानी डायगोनली अपोजिट होते हैं। यानी लिथियम का विकर्ण संबंध किससे होगा? मैग्नीशियम से। बेरिलियम का विकर्ण संबंध एल्यूमिनियम से। बोरान का विकर्ण संबंध सिलिकॉन से होगा। ये भी एक दूसरे के विकर्णी अभिमुख हैं, लेकिन इनमें विकर्ण संबंध नहीं होता है। विकर्ण संबंध का मतलब है इनके गुण आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि गुणों के आपस में मिले होने के कारण ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं कि इनके सारे गुण आपस में मिलते हैं, कुछ गुण भी यदि आपस में मिलते हैं तो इनमें विकर्ण संबंध उपस्थित होता है। नोट करेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों अगले टॉपिक की बात करते हैं, सेतु तत्व यानी ब्रिज एलिमेंट किसे कहते हैं। तृतीय आवर्त में 1 से लेकर 7 वर्ग के तत्व जो होते हैं ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। ये तत्व अपने वर्ग के सभी तत्वों के के बीच एक सेतु का यानी एक पुल का, ब्रिज का कार्य करते हैं। इनके गुण अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों के तत्वों से मिलते जुलते हैं। जैसे देखिए 2 उपवर्ग हमने ले लिया, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी में पुल का कार्य यानी सेतु का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे सोडियम। सोडियम जो है इन दोनों उपवर्गों के बीच सेतु का कार्य करता है, यानी इसका जो गुण है अपने यानी इनके समान भी और इनके समान भी, यानी कुछ इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के समान है, कुछ प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टी इनकी मैच कर रही है। उसी प्रकार सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो सेकंड ग्रुप में आप जानते हैं सेकंड ए भी होता है, सेकंड बी भी होता है। तो सेकंड ए और सेकंड बी के बीच मैग्नीशियम जो होता है वो ब्रिज का कार्य करता है, ब्रिज एलिमेंट उसको कहा जाता है। अर्थात मैग्नीशियम का गुण सेकंड ए ग्रुप और सेकंड बी दोनों ग्रुप से मिलता जुलता है, इसलिए मैग्नीशियम यहां पे सेतु तत्व का कार्य करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है बच्चों नॉर्मल तत्व किसे कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट का मतलब जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं। जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से अधिक समानता रखते हैं उन्हें सामान्य या नॉर्मल तत्व कहा जाता है। जैसे सभी ए उपवर्ग के, सभी ए सब ग्रुप यानी उपवर्ग के तत्वों को नॉर्मल तत्व कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता, इसमें अधिक समानता तो इसमें है कम समानता रखते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि सभी डी ब्लॉक के तत्वों को, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को, सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और यहां मैं लिख दे रहा हूं सभी बी उपवर्ग, सभी बी उपवर्ग के तत्वों एवं 8वें वर्ग के
8वें वर्ग के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहा जाता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। क्यों इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है इसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो आज की टॉपिक जो है नॉर्मल तत्व, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है बच्चों आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या आता है? आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। तो अभी आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय मैंने 2 श्रेणियों का जिक्र किया जिसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व में यही याद रखना है कि सभी F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है, यानी एक्टिनाइड या लिख सकते हो लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक बताया गया उसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ये मुख्य तथ्य थे, इसको आप लोग ध्यान से नोट्स बनाएंगे इसका, फिर इसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग आवर्त सारणी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है। दैट्स ऑल, बंद कर दीजिएगा।